नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्बेसी रीट और आईआरबी इन्वेट के बारे में। इन दोनों को लेके कमेंट आया था विशाल जी का, तो इस वीडियो में इन दोनों को डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि जो रीट्स और इन्वेट्स रहते हैं, ये जनरली स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज़ ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो काफ़ी सारे लोगों से पैसा लेके उस हज़ारों करोड़ रुपए को जो है अलग-अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रिटर्न मिलता है उसको अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं डिविडेंड के तौर पे। तो ये कम रिस्की एंड कम रिवॉर्ड रहता है इनमें, क्योंकि स्टॉक्स की तरह बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते। आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक और डिप देखने को नहीं मिलेगा। जनरली जैसे कोविड जैसी सिचुएशन में आपको बड़ा ये डिप देखने को मिला इसमें, उसके बाद ये स्टेबल है तब से। तो ये जो रहते हैं इनका प्राइस, इनके यूनिट्स का जो प्राइस रहता है वो स्टेबल रहता है या ग्रो होता है, तो एक स्लो स्पीड से ग्रो होता है। तो आपको रिस्क भी कम रहेगा बट रिवॉर्ड भी कम रहेगा अगर आपको एक अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। स्पेशली ऐसे मार्केट में जब अभी निफ्टी इतना ज़्यादा गिर रहा है, सारे स्टॉक जो है गिरावट में है। अ, तो ऐसे टाइम पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, आपको ऐसी इनकम स्ट्रीम चाहिए जिससे आपका जो कैश इनफ्लो है वो बना रहे, आपको रेगुलर पेमेंट्स मिलती रहे। तो उसके लिए आप इनको देख सकते हैं, बट याद रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न इनमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कम रिवॉर्ड कम रिस्क, तो दोनों चीज़ें जो है एक इस तरह से स्टेबल है। अभी शुरुआत करते हैं एम्बेसी रीट से। तो इसके पहले टेक्निकल्स की अगर बात करते हैं तो लिस्टिंग के बाद से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद कोविड टाइम पे हमें टिप देखने को मिला और तब से जो है ये ना तो कोविड के अपने हाई को ब्रेक कर पाया है और ना ही लो को ब्रेक कर पाया है। तो ये जो है एक तरह से कंसोलिडेशन में है अभी फँसा हुआ। इसका जो हाई लगा है वो लगा है 394 का, एंड यहाँ पे है इसका मीडियन लेवल 336 का, एंड इसका जो लो लेवल है वो है यहाँ पे 303 का। तो अभी इसके हम रिजल्ट्स की बात करते हैं अगर, तो एम्बेसी रीट्स के क्वार्टर रिजल्ट्स की तरफ देखते हैं तो सेल्स में अच्छी ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर से 10.7% की सेल्स ग्रोथ रही है। मार्जिन भी अच्छा रहा है, 76% का पिछले साल मार्जिन था। एंड अगर हम डेप्रिशिएशन की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, 236 से बढ़ के 400 करोड़ रुपए रहा इस बार का, और टैक्स बेनिफिट मिला है 1348% का, जिससे जो इनका नेट प्रॉफिट रहता है वो 1530 करोड़ का रहता है। बट एक्चुअली ये जस्ट एक इल्यूशन है। नेट प्रॉफिट इनका, ये जो टैक्स बेनिफिट इन्हें मिला है ये वन टाइम टैक्स बेनिफिट है। अगर हम इसकी रिपोर्ट की तरफ देखते हैं तो देखिए, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जनरल है, बट जो इनका एक इम्पीरियड लॉस हुआ है 121 करोड़ का, ये फिगर्स बिलियंस में है, तो 121 करोड़ रुपए का जो लॉस रहा है ये वन टाइम लॉस रहा है, बिकॉज जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है QBPL, वो कंपनी जो है अपने स्पेसेस को, अपने ऑफिस स्पेसेस को लीज अप नहीं कर पाई, जिस वजह से वन टाइम एडजस्टमेंट किया गया। तो एक्सपेक्टेशन से कम जो है ये प्रॉपर्टी अपनी लीज़ पर दे पाई, इसलिए वन टाइम लॉस रहा 121 करोड़ का। वहीं अगर आप प्रीवियसली देखते हैं तो ये जो हाफ ईयर एंड था इसमें 836 करोड़ जो है नेगेटिव ब्रैकेट में, यानी नेगेटिव, यानी जो है ये जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लीज़ अप किया था तो ये इस टाइम प्रॉफिट में भी रहा था। तो ये जस्ट वन टाइम एडजस्टमेंट था जिस वजह से आपको जो है 121 करोड़ रुपये का डेप्रिसिएशन देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट, जो डिफर्ड टैक्स रहा वो 1469 करोड़ रुपए का इनको टैक्स बेनिफिट मिला, बिकॉज़ जो नई टैक्स लॉ आया है जिसमें जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट आया गया है, जिससे कंपनी को थोड़ा जो है वन टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ा अपनी लायबिलिटी में से। एंड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है रियल एस्टेट्स पर, वो 20% से घटा के 12.25% कर दिया गया है। तो इंटरेस्ट बेनिफिट को हटाने के बाद भी जो है जो ये टैक्स बेनिफिट इन्हें मिला है वन टाइम एडजस्टमेंट के बाद, उसके बाद जो इनका अभी जो इनका इनको प्रॉफिट रहा 1469 करोड़ रुपए का। सो ये वन टाइम एडजस्टमेंट था, जस्ट अभी जो है कंपनी ने ये एडजस्टमेंट कर लिया है अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी प्रॉपर्टीज में। सो जब अगर वो सेल करना चाहेंगे तो अब उनको 20% की जगह 12.25% टैक्स देना होगा, तो ये इस वजह से एडजस्टमेंट किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की वापस से, सो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा वो 106 करोड़ का रहा, जो डेप्रिसिएशन रहा वो वन टाइम एडजस्टमेंट था, और टैक्स में भी जो ये बेनिफिट मिला है वो भी वन टाइम था। तो अगर हम देखते हैं तो 106 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। प्रीवियस ईयर से 240 से घट के 106 करोड़ हुआ है। और अगर इस पे सपोज 10% के समथिंग अगर टैक्स मान के चलते हैं तो 96 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट रहता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी कम रहता है। प्रीवियस ईयर से 217 से घट के सीधा 96 करोड़ रहता। तो अभी हम बात करते हैं तो इसके जो है हमें प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। आई थिंक ये इसका जो प्राइस है वो 336 तक आ सकता है। इनका जो ईयरली डिविडेंड पे आउट रहा है वो लास्ट रहा है 1.83 का, और जो फर्स्ट टाइम डिविडेंड दिया था वो दिया था 6 रुपीज़ का। तो टाइम के साथ अगर देखते हैं तो इनका डिविडेंड में थोड़ी
का भी देखने को मिली है। सो जो इनका 2024 का टोटल डिविडेंड रहा है वो 21.85% का रहा है। अब अगर आप सपोज इसको अगर बाय करते हैं नीचे आने पर यानी 336 के लेवल पे, तो भी अगर इस साल का जो डिविडेंड पे आउट रहा यानी 21 रुपये 85 पैसे ही अगर इतना डिविडेंड अगले साल देती है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट सपोज अगर इतना ही देती है तो सिर्फ 6.5% का जो है आपका डिविडेंड यील्ड बनता है। और स्टॉक इसका जो प्राइस है इसके यूनिट का वो काफ़ी लंबे टाइम से कोविड के बाद से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, बिकॉज जो है कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है तो मेंटेनेंस में जो है ज़्यादा खर्चा रहता है नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले में। अगर आप इसकी बुक वैल्यू को देखते हैं तो लिस्टिंग के पास ही देखते हैं तो बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है। अभी करंटली बुक वैल्यू जो है 1.5 की है। सो बुक वैल्यू इसलिए बढ़ रही है बिकॉज एक तो जो है सारे जो भी प्रॉफिट रहता है वो डिविडेंड के तौर पे दे देते हैं, तो एक स्टेबल इनकम के तौर पे तो अच्छा है, बट ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसकी जो प्राइस है उसमें भी एप्रिसिएशन का पता नहीं कब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इनका जो हाई लेवल है वो 394 रुपये का है, अभी 379 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर अगर यहाँ पे आपने बाई किया तो सिर्फ 6.5% का डिविडेंड रेट अगर आप एक साल में आपको मिलता है, तो इससे जो है आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे, ब्रेक इन पे रहेंगे। अगर आप देखते हैं तो 6.5% में आप जस्ट इन्फ्लेशन को ही बीट कर पाएंगे। इससे अच्छे तो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी रिटर्न मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसके नीचे आने का वेट करिए, जो इसका मीडियम लेवल है एटलीस्ट वहाँ तक आ सकता है, ये 336 तक। 336 तक अगर आप इसको बाय करते हैं और एक साल के लिए होल्ड करते हैं तो 6.5% का डिविडेंड यील्ड बनेगा 336 पे। डिविडेंड कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो जो 2024 का डिविडेंड उतना मान के चलते हैं तो 6.5% वो, और यहाँ पे जो है 17.9% यानी ऑलमोस्ट 18%। तो जो है आपका जो डिविडेंड बनेगा, आपका जो टोटल रिटर्न बनेगा एक साल का वो 24% का बनेगा, जो कि काफ़ी डिसेंट रहेगा। बट अगर आपने टॉप पे बाय कर लिया तो फिर आपको सिर्फ डिविडेंड का फ़ायदा मिल पाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन का नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इसको कोशिश करिए कि आप इसे जो है कम से कम प्राइस पे बाय करने की कोशिश करें। तो अब इसके फाइनेंशियल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मार्केट कैप है 36,027 करोड़ का, मिड कैप है, एंड पी 16.2 का है, इंडस्ट्री पी 37.8 का है। पी अभी इतना ज़्यादा कम हुआ है बिकॉज जो है टैक्स बेनिफिट के कारण इस बार इनको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट रहा। एंड बुक वैल्यू 1.5 की है अभी। बुक वैल्यू जो है एक एवरेज बुक वैल्यू है। डेट टू इक्विटी 0.8 है। रियल एस्टेट कंपनी पे ट्रस्ट पे जो है डेट रहता है जनरली ज़्यादा है, क्योंकि इनको बार बार रिफाइनेंस करना पड़ता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, अपने डेट्स को। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करते हैं तो अभी जो इसका रिसेंटली पी था वो था 40.8 का, अभी जो इसका करंट पी है वो 16.2 का है। इतनी ज़्यादा गिरावट इसलिए बिकॉज जो है इनके क्वार्टर रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला, बट ये वन टाइम स्पाइक था, तो अगले क्वार्टर में हमें नॉर्मल जो है प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। अगर कैलकुलेट करते हैं 106 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ, तो इसका जो ईपीएस आएगा वो, जैसे कि पहले इसका ईपीएस 9.5 का, तो 8 या 7 के आसपास ईपीएस आएगा। तो जो इनका पी रहेगा वो भी मिडिल, इनका जो पी है 40.6 का उसके आसपास ही रहेगा, यानी कि इसके जो हमें प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतना अंडर वैल्यूड नहीं है ये अभी कि इसमें हम स्पाइक, इसके प्राइस में जो है ज़्यादा स्पाइक की एक्सपेक्टेशन करें। अभी भी इसका पी जो है मिडिल पी के पास ही और थोड़ा उससे ऊपर ही हो सकता है। अगर ये वन टाइम बेनिफिट नहीं होता कंपनी को तो जो है पी वो थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता था हमें। एंड ईयरली बेसिस पर हम देखते हैं तो सेल्स हाईएस्ट रही है 2024 की 3,816 करोड़ की। ओपीएम भी काफ़ी अच्छा रहा 78% का। एंड नेट प्रॉफिट भी जो है हाईएस्ट रहा है 964 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं आईआरबी इन्विट के बारे में। तो आईआरबी इन्विट की बात करते हैं तो इसकी लिस्टिंग हुई थी 2017 में, तब से काफ़ी गिरावट देखने को मिले हैं बिकॉज नया नया लिस्ट हुआ था एंड इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न इसने जनरेट किए। और साथ ही इसके प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट्स में भी गिरावट देखने को मिली हमें। सो मार्जिन कम हुआ एंड गिरावट देखने को मिली प्रॉफिट्स में, जिस वजह से इसका प्राइस काफ़ी डाउन गया है। उसके बाद कोविड क्रैश में इसका प्राइस क्रैश हुआ है, देन जो है रिकवरी हुई मार्केट की, देन इसमें भी रिकवरी देखने को मिली और करंटली इसने हाई लगाया यहाँ पे, और अभी यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके लेवल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट लेवल रहेगा एंड सेकेंड लेवल जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। तो देखिए जो इसका फर्स्ट लेवल है यानी 59.36 का, इसको ये अभी ब्रेक कर चुका है, यानी ये इसका जो प्राइस है ये इजीली 51 के लेवल पे आ सकता है, ठीक है। एंड अगर हम इसकी गिरावट की बात करते हैं तो ये गिरावट 2023 से शुरू हुई है, और ये गिरावट इसलिए शुरू हुई है बिकॉज इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो सेल्स थी वो काफ़ी हाई थी, और इनकी सेल्स जो है मार्च 2022 में ये जो अपनी सेल्स जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं वो
सेमी एनुअली डिक्लेयर करते हैं। तो मार्च 2022 में 734 करोड़ की सेल्स थी और 2023 में 528 करोड़ की सेल्स थी। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली सेल्स में। और उसके बाद से हम देखते हैं तो सितंबर में 917 थी, उसके अगले साल जो है 518 रही। तो सेल्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, रेवेन्यू कम रहा, जिस वजह से इसका प्राइस गिरता रहा और अभी 57.99 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल को ये ब्रेक कर चुका है, यानी यहाँ पे जो इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था हमें कोविड के बाद जो है, कोविड क्रैश के बाद रिकवरी के बाद जो कंसोलिडेशन था उसी जोन में वापस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो 51.7 तक ईजिली आ सकता है। अभी हमें बहुत शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। एंड गिरावट के बाद जो है, अगर इसके हम डिविडेंड की बात करते हैं तो इसका 1 ईयर का डिविडेंड 2024 का रहा है 8 रुपये का। हर क्वार्टर में 2-2 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने। तो अगर आप इसको 51.7 के प्राइस पे बाय करते हैं तो आपका जो DPU यानी डिविडेंड पर यूनिट है 8 रुपये के हिसाब से, आपका जो डिविडेंड यील्ड रहेगा वो 15.6% का रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड्स की डिविडेंड आपको मिल रही है इसमें। अगर आप इसको करंट मार्केट प्राइस यानी 57.9 पे बाय करते हैं तो भी आपका डिविडेंड यील्ड 2 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से 13.8% का साल का रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें अगर गिरावट देखने को मिल रही है हमें, तो आपको गिरावट का वेट करना चाहिए ताकि आपको डिविडेंड यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों का बेनिफिट मिल सके। अगर आप 51.7 पे इसको बाय करते हैं और साथ ही कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ अगर ये अपने लेवल तक भी आता है यानी 59 के लेवल तक, तो 14% का इसमें जो है रिटर्न और साथ में जो है 15% का समथिंग आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगा। तो जो आपकी टोटल रिटर्न हो जाएगी वो 29% हो जाएंगे, जो कि किसी मिड कैप स्टॉक के बराबर ही रहेंगे। जितने वोलेटाइल मिड कैप स्टॉक्स आपको रिटर्न देते हैं उतना ही रिटर्न रहेगा। काफ़ी अच्छा रिटर्न है 29% का। इसके लिए आपको जो है कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड यील्ड दोनों का बेनिफिट उठाना है, जिसके लिए आपको 51 के लेवल तक का वेट करना है और यहाँ पे बाय करने की सोचनी है। सपोज अगर आपने इसे करंट मार्केट प्राइस से बाई किया 57.9 पे और आगे फर्दर गिरावट रही और ये जो है अपने लो लेवल पे आ गया, तो आपको 10.4% का लॉस रहेगा। अब इसके साथ अगर आप डिविडेंड यील्ड रहेगा आपका 50.6% का, तो आपको जस्ट 5% का जो है प्रॉफिट बचेगा, जिसमें आप बस इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छे लेवल पे बाय करना है, जिसके लिए आपको वेट करना है इस लेवल तक इसके आने का। साथ ही इसमें गिरावट जो है आगे रह सकती है, उसका रीज़न क्या है कि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सेल्स पिछले साल से अच्छी रही, थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। 518 से बढ़ के 532 करोड़ की सेल्स रही, लेकिन मार्जिन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली 2% से। और डेप्रिशिएशन ज़्यादा रहा, इंटरेस्ट ज़्यादा रहा, बिकॉज इनको रिफाइनेंसिंग करनी पड़ती है अपनी डेट्स की। सो अगर आप देखते हैं तो दिसंबर में जो है शायद RBI जो है इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकती है, जिससे रेट्स और इन्वेस्ट को फ़ायदा हो सकता है। जैसे बैंकिंग या फाइनेंस स्टॉक्स को फ़ायदा रहता है, क्योंकि वो कम इंटरेस्ट रेट पे जो है अपना लोन वगैरह बाय कर सकते हैं। सो रेट और इन्वेस्ट को ही फ़ायदा रहेगा अगर RBI ने दिसंबर में रेट कट करी। USFD के बाद जो है RBI भी रेट कट करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट रही, 189 से घट के 171 करोड़ के प्रॉफिट रही है। तो ये जो गिरावट है ये आगे रह सकती है और इसका जो प्राइस है ये अपने लेवल तक आ सकता है। साथ ही जो इनकी स्पॉन्सर कंपनी है यानी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने अनाउंस किया है कल कि उनके जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, वो प्रोजेक्ट्स अब ये IRB इन्वेट को देंगे, जिसकी टोटल वैल्यूशन 15,000 करोड़ रुपए है। सो इतने अमाउंट का जो प्रोजेक्ट्स है वो IRB इन्वेट बाय करेगी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इनके जो पोर्टफोलियो में ये 5 यूनिट्स ये जो 5 प्रोजेक्ट जुड़ेंगे, इस वजह से अब देखते तो अगले ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे पे हमें थोड़ा इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट ये मोमेंटम टेम्परेरी मोमेंटम हो सकता है। इवेंचुअली जिसका जो प्राइस है वो 150, इसका जो प्राइस है वो 51 के लेवल तक आएगा। एंड इसके फाइनेंशियल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी स्मॉल कैप है, 3,366 करोड़ का मार्केट कैप है। P 9.4 का है, इंडस्ट्री P 68% का है। इंडस्ट्री P से काफ़ी कम वैल्यूशन देखने को मिल रही है, बुक वैल्यू 0.8 की है। इसकी भी बुक वैल्यू थोड़ी बड़ी है, बट अभी भी जो है बुक वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड इसके हम बिजनेस की बात करते हैं तो जो इनका बिजनेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने का है। सो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रहता है तो थोड़ा इनका वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, जैसे बाकी के जो इन्वेट है PG इन्वेट या इंडिग्रेट इन्वेट, वो पावर ट्रांसमिशन में पैसा लगाते हैं। तो इससे जो है उनकी जो इनकम रहती है वो एक स्टेबल इनकम रहती है, तो इसलिए डिफरेंशिएट नहीं होती है। बट इनका पैसा डिपेंड करता है टोल इनकम पे, जो हाईवेज पे टोल लगाते हैं उससे इनका मोस्टली रेवेन्यू रहता है। अगर जिस हाईवे से ये टोल ले रहे हैं उसकी जगह कोई अल्टरनेट रूट बन गया, या फिर गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक प्रेशर में आके उस रूट से टोल कम कर दिया या हटा दिया, या इलेक्शन हुए किसी जगह पे इस वजह से टोल हटा दिया, तो जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू पे पड़ता है, जिस वजह से ये वॉलेटाइल हो जाते हैं, थोड़े रिस्की हो जाते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि सितंबर 2022 में 917 करोड़ की सेल थी, जो कि अगले साल घट के सिर्फ 518 करोड़ रह गई। हालांकि अभी इनको जो 5 नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, उससे इनके पोर्टफोलियो में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, सेल्स बढ़ेगी। अब इनके ईयरली रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं, तो देखिए 2021 में जो है इनकी सेल्स कम रही थी कोविड के कारण। जो है लॉकडाउन था, तो टोल ऑब्वियसली कम होगा, बिकॉज जो है एक जगह से दूसरी जगह लोग कम जा रहे थे, सो टोल में गिरावट देखने को मिली। एंड 2024 में भी जो है इनका टोल काफ़ी ज़्यादा कम रहा है, बट मार्जिन में इंप्रूवमेंट रही है। 56% से बढ़ के 81% का मार्जिन है, जिससे इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी हाई रहा है। 3 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ा 2024 में, 317 से बढ़ के 373 करोड़ हुआ है। तो उनका सारा जो रेवेन्यू है वो टोल्स पे डिपेंड करता है। पावर प्रोजेक्ट के जो इन्वेट रहते हैं या बाकी इन्वेट की तरह प्रिडिक्टेबल नहीं है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। और टोल खत्म तो खेल खत्म इनका। इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। सो रिस्क तो है इस इन्वेट में, बट जो है रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। इसके पी का चार्ट अगर हम देखते हैं, तो पी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी इसका पी काफ़ी लो लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 9.5 पे। मीडियल पी 11.5 का रहता है। तो पी में गिरावट रही, बट इसके अगर हम ईपीएस की बात करते हैं, तो वो पिछले साल से 6.4 से कम हुआ है। ईपीएस टीटीएम में 6.1 है। फिर भी पी में गिरावट रही है, क्योंकि जो इनका इक्विटी कैपिटल है वो कम हुआ है। कंपनी ने जो है शेयर्स को बाईबैक किया है, जिस वजह से जो है इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उसकी वैल्यू इंप्रूव हुई है, एंड पी कम रहा है। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।